आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आप में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप में से सभी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, कुछ को पता होगा जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा होगा, बट ये मैं कह सकता हूं कि आप में से कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिनको इसके बारे में पता होगा। ईरान और इजराइल ने एक बार एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया था अपने कॉमन एनिमी से फाइट करने के लिए, एंड इट इज अ अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ईरान एंड इजराइल जो आप में से बहुत कम लोग जानते हैं। आप यहाँ पर आर्टिकल पढ़ सकते हैं, व्हेन इजराइल एंड ईरान जॉइन हैंड्स टू फाइट अ कॉमन एनिमी। आज जो कुछ भी हम देखते हैं ईरान और इजराइल के बीच में, कैसे ईरान और इजराइल एक दूसरे पर मिसाइल एक्सचेंज करते हैं। ईरान ने रिसेंटली 1 अक्टूबर को एक मैसिव अटैक किया इजराइल पर। मोर देन 180 मिसाइल्स ईरान ने फायर की इजराइल की तरफ। ये आप देखते हैं आज के समय, बट एक समय ऐसा था जब इजराइल और ईरान के बीच में रिलेशन थोड़े नॉर्मल थे। दोनों ही कंट्रीज के बीच में इंटेलिजेंस और मिलिट्री को लेकर कोऑपरेशन थी। दोनों ही कंट्रीज एक साथ आए थे कॉमन एनिमी को डिफीट करने के लिए। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि ईरान और इजराइल ने एक बार एक दूसरे के साथ हाथ मिलाए थे अपने कॉमन एनिमी से लड़ने के लिए, तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात रास नहीं आएगी, क्योंकि आज जो आप देखते हैं ईरान और इजराइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। तो आज को देखकर तो ऐसा कभी नहीं लगता कि इजराइल और ईरान के बीच में कभी फ्रेंडशिप हुई होगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दैट इज नॉट ट्रू। ईरान उन मुस्लिम देशों में से एक पहला मुस्लिम देश था जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था एज अ न्यू स्टेट। और 1960 में ईरान और इजराइल आपस में काफी क्लोज आए इराक से लड़ने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर सद्दाम हुसैन इराक के अंदर पावर में थे। और ये बात आप सब जानते होंगे कि जब इराक के अंदर वॉर हुआ था तो यूएसए वाज आल्सो इंक्लूड इन दैट, और यूएसए भी ईरान और इजराइल के पास आने के पीछे का एक कारण है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि इराक, इजराइल और ईरान के लिए दोनों का एक कॉमन एनिमी कैसे हो सकता है। इराक तो एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, तो इसके रिलेशन तो ईरान के साथ अच्छे होने चाहिए, बट नहीं, चीजें कुछ अलग थी। अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल उस टाइम की होस्टाइल अरब रिजाइम के काफी अगेंस्ट था, और वहीं ईरान को इस बात का डर था कि इराक ईरान के सामने एक हर्डल बन सकता है इन इट्स रीजनल एक्सपेंशन प्लान। इसी की वजह से इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद और ईरान की एक सीक्रेट पुलिस सबक, ये दोनों आपस में मिलती हैं अगेंस्ट इराक। और 1958 में इजराइल, ईरान और टर्की के बीच में एक ट्राइलेटरल इंटेलिजेंस अलायंस बनी थी जिसका कोड नेम दिया गया था त्रिदंत। उस टाइम पर त्रिदंत को एक इंपॉर्टेंट अलायंस माना जाता था बिटवीन दीज 3 नॉन अरब पावर्स। अब आप में से कुछ लोग शायद ये बोल सकते हैं कि ईरान कब से एक नॉन अरब पावर हो गया। तो मैं आपको बता दूं, अरब कंट्रीज का मैप आप यहाँ पर देख सकते हैं। ईरान, टर्की, इजराइल, ये कंट्रीज अरब कंट्रीज के अंदर नहीं आते हैं। वहीं यमन, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इराक, सीरिया, इजिप्ट, ये कंट्रीज आपको अरब कंट्रीज में मिलेंगे, मगर ईरान इन चीज से बाहर है। इसके बाद ईरान और इजराइल के बीच में रिलेशन बहुत तेजी से इंप्रूव हुए। मिलिट्री में, इंटेलिजेंस में दोनों कंट्रीज बहुत सारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को एक साथ शेयर करने लगे। ईरान और इजराइल के बीच में जो ये बॉन्ड डेवलप हुआ, ये फ्रेंडशिप जैसा बॉन्ड डेवलप हुआ एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसके पीछे एक दूसरी वजह भी थी। ईरान के अंदर राज चल रहा था पहलवी डायनेस्टी का। उसके अंदर जो शाह थे वो ईरान को लीड कर रहे थे। उनका एक मोटिव था कि अंडर कैनेडी एडमिनिस्ट्रेशन, जो उस टाइम पर वॉशिंगटन के यानी यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उनके अंडर अगर वो इजराइल के साथ थोड़े रिलेशन इंप्रूव कर लेंगे तो कहीं ना कहीं वो बेस्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और ये ईरान की स्ट्रेटेजी थी टू अलाइन इटसेल्फ विद बेस्ट। और इसी की वजह से 1960s में इजराइल के कुछ परमानेंट डेलीगेशंस ईरान के अंदर रहने लगे एज अ डी फैक्टो एम्बेसी। यही नहीं, ईरान और इजराइल के बीच में एक सीक्रेट मिसाइल प्रोजेक्ट था, ऑपरेशन फ्लावर। ये एक सीक्रेट $multi billion इनिशिएटिव था जो स्टार्ट हुआ था 1977 में अंडर शाह रजीम, जिसके अंदर इजराइल ईरान को सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो कैपेबल थी न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी करने के लिए, इजराइल उन्हें ईरान को देगा। हालांकि उस टाइम पर न्यूक्लियर एक्सपेक्ट को उतनी प्रायोरिटी नहीं दी गई एंड इट वाज नॉट परस्यूड। 1980 में सद्दाम हुसैन ने इन्वेजन किया ईरान को, और उस टाइम पर इजराइल ने ईरान को 250 स्पेयर टायर्स प्रोवाइड किए फॉर अमेरिकन मेड F-4 फाइटर जेट, जो ईरान उस टाइम पर इस्तेमाल कर रहा था अगेंस्ट इराक। उस टाइम पर इन टायर्स की कॉस्ट अराउंड $300,000 थी। ये एक सीक्रेट ट्रांजैक्शन थी बिटवीन ईरान एंड इजराइल टू बोल्स्टर ईरान एयरफोर्स। ईरान जो इस्तेमाल कर रहा था F-4 फाइटर जेट, वो इराक के साथ वॉर के दौरान थोड़े टूट फूट गए थे, तो उसके लिए इजराइल और ईरान के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुई इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। उस टाइम पर ईरान के पास इन फाइटर जेट को रिपेयर करने के लिए देयर वाज नो इमीडिएट एक्सेस टू दिस पार्ट बिकॉज ऑफ द एम्बार्गो प्लेस्ड बाय यूएस ऑन ईरान, और इस गैप को फिल किया इजराइल ने। अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम, इजराइल ने जो टायर ईरान को बेचे थे ये डायरेक्टली नहीं बेचे,
ये टायर पहले गए फ्रांस में, फ्रांस से टायर गए ईरान में, और कुछ ऐसे ये डील सक्सेसफुल हुई। यहां पर आप ये आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। 1981 का आर्टिकल है न्यूयॉर्क टाइम्स का। इजराइल इज सेड टू हैव सोल्ड ईरान F4 टायर्स। 1980s के आसपास ईरान और यूएसए के रिलेशन बहुत ही नाजुक स्थिति में थे, बिकॉज ईरान ने यूएसए के 52 डिप्लोमेट्स को होस्टेज बनाकर रखा हुआ था अपने कंट्री में। और जो जिमी कार्टर थे उस टाइम के यूएस के प्रेसिडेंट, वो चाहते थे कि इन डिप्लोमेट्स को जल्दी से रिलीज कर दिया जाए। इसीलिए इन्होंने इजराइल से कहा कि जो भी आपकी फर्दर मिलिट्री डील्स हैं ईरान के साथ, उनको बंद कर दो जब तक ईरान हमारे इन होस्टेज को छोड़ता नहीं है। उसके बाद इजराइल ने ना चाहते हुए भी ऐसा किया। इजराइल को सबसे ज़्यादा फिक्र थी उन ज्यूज की जो ईरान के अंदर रह रहे थे। उस टाइम पर अप्रोक्सीमेटली 60,000 ज्यूज ईरान के अंदर थे, और इजराइल के इस स्टेप से हो सकता था कि ये जो 60,000 ज्यूज ईरान के अंदर रह रहे थे, ये टारगेट बन जाते रिप्रेशन और प्रोसिक्यूशन अंडर द न्यू रिजीम ऑफ ईरान। और इसी की वजह से इजराइल ने ईरान के साथ खुफिया तरीके से अपनी बातचीत चालू रखी ताकि इन 60,000 ज्यूज को बचा सके। 1979 में ईरान के अंदर हुआ था एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन, जिसके बाद कंट्री का जो पर्सपेक्टिव था, जिस तरीके से वो इजराइल को देख रहे थे एज अ फ्रेंड, ये पूरी तरीके से चेंज हो गया था। हाउएवर जब आयतुल्ला अली खमेनी पावर में आए, उस टाइम पर भी इजराइल के रिलेशन ईरान के साथ थोड़े बहुत ठीक ठाक थे। बोथ कंट्रीज आर डूइंग वेल, बट ईरान और इराक वॉर ही एक ऐसा टाइम था जब इजराइल और ईरान आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे थे। बट 1980 के बाद ईरान और इजराइल के रिलेशन बेकार होने लगे, क्योंकि इजराइल की जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट थी वो ईरान समझ रहा था कि ये हमारे लिए कंसर्न है, बिकॉज ईरान डेवलप कर रहा था उस टाइम पर मिसाइल, और ईरान के मिसाइल डेवलपमेंट के लिए और जो न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान कंटिन्यू करना चाह रहा था, उसके लिए ईरान सोच रहा था कि ये जो इजराइल का सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है ये हमारे लिए एक बड़ा कंसर्न का कारण बन सकता है। इसके बाद बाय लेट 1990s ईरान के अंदर सब कुछ चेंज हो गया। एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल सीन ईरान के अंदर देखा गया। ईरान ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया हिजबुल्लाह को। आज जो वॉर लड़ रहे हैं इजराइल के साथ, इजराइल के नॉर्थ बॉर्डर पर ईरान ने हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट ईरान के अंदर एंटी इजराइल आइडियोलॉजी तेजी से फैलने लगी, और आपको तो पता है हिजबुल्लाह इजराइल के कितना अगेंस्ट है। इसकी वजह से भी इजराइल और ईरान के रिलेशन और भी ज़्यादा बेकार होने लगे। 1975 से लेकर 1990 तक लेबनान में हुआ था एक सिविल वॉर। उसी दौरान हिजबुल्लाह लेबनान के सदर्न पार्ट में उभर कर आया, एंड बाय अर्ली 2000s ईरान के अंदर इलेक्शन होते हैं। ईरान के नए प्रेसिडेंट बनते हैं महमूद अहमदीनेजाद, और जैसे ही प्रेसिडेंट बनते हैं ईरान के, उसके बाद ईरान और इजराइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। 2006 में हिजबुल्लाह इजराइल पर अटैक करता है, इजराइल के अंदर घुसता है और इजराइल के 3 सोल्जर्स को मार देता है, 2 को कैप्चर कर लेता है। इजराइल से डिमांड करता है कि जो लेबनान के प्रिजनर इजराइल ने कैप्चर करके रख रखे हैं उनको वापस कर दे। इजराइल ने लेबनान के जो लोगों को प्रिजनर बनाकर रखा है उनको वापस कर दे इन एक्सचेंज ऑफ दीज इजरायली सोल्जर्स। फिर 2 साल बाद हिजबुल्लाह ने इन 2 इजरायली सोल्जर्स को इजराइल को वापस किया इन एक्सचेंज ऑफ 5 लेबनीज प्रिजनर्स। और इसके बाद ईरान और इजराइल के रिलेशन और भी डिस्ट्रॉय हो गए, बिकॉज ईरान कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा था, और ये बात इजराइल को पसंद नहीं आई। और आज जो हम देखते हैं कि ईरान और इजराइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, उसके पीछे ये स्टोरी थी। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर करंट अफेयर आता है, तो आपके लिए सच में करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी तक आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, तो ये बात आप अब तक समझ चुके होंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि कई बार आपको अच्छे क्वेश्चन नहीं मिल पाते, आप कई बार अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल यानी स्टडी टू पीक पर जाकर डेली करंट अफेयर की क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं एट 5 AM सुबह के 5 बजे, जहां पर आपको डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कराए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने करंट अफेयर पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करें, तो यू कैन ज्वाइन अस एट 5 AM एट स्टडी टू पीक। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, दैट मीन्स आपको इस वीडियो में कोई ना कोई बात तो अच्छी लगी होगी, तभी आप वीडियो के अंत तक बने हुए हैं। तो मैं आपसे अपना ओपिनियन मांगता हूं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि इस टाइम पर जो इजराइल और ईरान के बीच में चल रहा है, क्या वो कभी एंड होगा? क्या ईरान और इजराइल फिर से एक फ्रेंडली कंट्री बन सकते हैं? आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। जय हिंद।